सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इग्नू का जो सेकंड ईयर का जो कोड है BPSC 133 यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये कोड है, और इसमें हम आज ये वीडियो में करने वाले हैं 1 से लेके 13 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये दो पार्ट में आपका वीडियो या फिर कंप्लीट आपका जो है एक्सप्लेनेशन होगा, और जिसके अंतर्गत हम अपने आज पहले वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। यानी कि फ्रेंड्स, बात कर ली जाए कि तुलनात्मक, इसमें आप फर्स्ट चैप्टर में ये देखने वाले हो कि तुलनात्मक वर्ड का क्या मतलब होता है, और विश्लेषण और प्राकृतिक क्षेत्र और उपयोगिता। तुलना करना का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो हम ए को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, बी को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है वही तुलना कहा जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी हमें कई बार बोल देते हैं कि तुम अर्जुन से, पड़ोस के लड़के से देख लो कितने पीछे हो। इट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं तुलना करने की व्यवस्था में देखा जाता है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ोगे कि तुलनात्मक व्यवस्था क्या होता है, तुलनात्मक व्यवस्था उसके बारे में पढ़ोगे। तो तुलनात्मक व्यवस्था यही होता है कि जब आपस में की गई तुलना ही तुलनात्मक व्यवस्था कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक देश की राजनीति व्यवस्था अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच की गई राजनीति तुलना ही तुलनात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद प्रकृति, यानी कि जो तुलनात्मक प्रकृति है किस रूप में देखा जाता है उसके बारे में चर्चा करोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके क्षेत्र के फैलाव कैसा है, और उपयोगिता यानी कि तुलनात्मक व्यवस्था क्यों उपयोगी है, इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर लीजिए, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण और विधियां। यानी कि तुलनात्मक राजनीति और उसके बाद आपका आ जाता है विश्लेषण की विधियां। फ्रेंड्स, अब इसकी बात कर ली जाए, यानी कि आप सेकंड चैप्टर में ये देखने वाले हो कि तुलनात्मक राजनीति और विश्लेषण की विधियां क्या है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट चैप्टर में भी आप तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ोगे, जिसके अंतर्गत हम एक देश की राजनीति व्यवस्था अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच की गई आपस में तुलना ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। तो उस परिस्थिति में आप विश्लेषण, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की विश्लेषण, यानी कि जो मैं डेफिनेशन दिया था वो आपका विश्लेषण हो जाएगा, और की विधियां, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की जो तुलना करने की प्रक्रिया है उसको हम किस रूप में देखते हैं। विधियां का मतलब होता है टाइप्स, यानी कि किस टाइप में हम करते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। लाइक दैट, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, यानी कि टी बनाते हैं, टी में हम क्या बनाते हैं, अदरक, चाय, चाय पत्ती, चीनी और दूध एक्सेट्रा, और बोल सकते हो कि काली मिर्च भी कई कई जगह डाल देते हैं। लाइक दैट, ये उसकी विधियां हो गई, ठीक है। तो उस स्थिति में भी, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की क्या प्रक्रिया है अध्ययन करने की, एक दूसरे के बीच में तुलना करने की क्या प्रक्रिया है, उससे ही हम तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की विधियां के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड चैप्टर फ्रेंड्स, सत्तावादी शासन व्यवस्था। यानी कि सत्तावादी जो व्यवस्था है उसमें देखा जाता है सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन, सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन। फ्रेंड्स, इसकी बात कर ली जाए तो लोग सत्तावादी का मतलब होता है किसी चीज की सत्ता। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर किसी का मतलब, जैसे बोल सकते हैं हमारे ऊपर किसका सत्ता चल रहा है, लाइक दैट हमारे सरकार की सत्ता चल रही है। तो सत्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो अधिकारों को खत्म करके एक सत्ता बरकरार रखना। जैसे कि पहले क्या होता था,
राजा का बेटा ही राजा बनता है। लाइक दैट उनकी सत्ता होती थी। जैसे मुगल शासन की सत्ता, जैसे हमारे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सत्ता स्थापित किया, तो क्या क्या आपने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर सत्ता चलाया जा रहा था, तो अधिकारों को छीन कर चलाया जा रहा था। तो कई बार सत्ता हमारा देखा जाता है कि अधिकारों को पूर्ण रूप से छीन लिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और अपने अनुसार कहीं ना कहीं लोगों पर अपना शासन ही सत्ता कहलाता है। यानी कि जब किसी व्यवस्था में आप किसी पर अपना रोप जमाते हो, रुतबा जमाते हो, तो वो सत्ता कहलाता है। और ये बड़े पैमाने पे लोगों के द्वारा अपनाया जाए और लंबे समय तक अपनाया जाए तो वो वादी यानी कि सत्तावादी बन जाता है। अब उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन फ्रेंड्स ये होता है कि जहां पे लोकतांत्रिक शासन यानी कि लोगों के द्वारा शासन चलाया जाए, उसे लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। तो आप थर्ड चैप्टर में ये पढ़ोगे कि सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक शासन क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है। तो इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलकर हमारे सामने आता है, सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक शासन में भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए, यानी कि उन दोनों बीच में डिफरेंट बताना है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आ जाता है नागरिक और सैन्य शासन, यानी कि फोर्थ चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, नागरिक और सैन्य शासन। नागरिक और सैन्य शासन फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत देख लिया जाए तो यानी कि आपके जो नागरिक है और सैन्य शासन, ये बात है यानी कि नागरिक और सैन्य शासन, यानी सैन्य मतलब सैनिकों का शासन। ठीक है, तो इन दोनों रूप में आप डिफरेंट देखोगे। फोर्थ नंबर चैप्टर में आप ये देखोगे कि नागरिक के द्वारा भी किस प्रकार शासन किया जाता है और सैन्य शासन भी क्या किया जाता है। तो इसमें आपको देखा जाएगा कि सैनिकों का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। सैनिक अपना बोल सकते हो कि एक व्यवस्था सरकार के द्वारा प्रस्तुत करती है, फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। अगर सरकार मतलब बोल सकते हो तानाशाह हो जाता है, या फिर सरकार संविधान के अनुसार ना चलता हो, तो उस रूप में सैनिक व्यवस्था लागू हो जाता है, या फिर कई बार आतंकवाद की व्यवस्था पैदा हो जाती है, तो वहां पर सैन्य शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। तो आप फोर्थ चैप्टर में ये पढ़ोगे कि नागरिक शासन क्या होता है, यानी कि नागरिकों के द्वारा किया गया शासन ही नागरिक शासन कहलाता है, और सैन्य शासन यानी कि सैनिकों के द्वारा किया गया शासन ही सैन्य शासन कहलाता है। अब इस स्थिति में आप चैप्टर नंबर फोर्थ में यही पढ़ने वाले थे कि सैनिक किस प्रकार से अगर अपना हस्तक्षेप करता है शासन व्यवस्था में। तो मैंने आपको बता दिया, जब आतंकवाद की स्थिति पैदा हो जाए, जब सरकार अपने संविधान के अनुसार ना चले, लोगों के भलाई या फिर लोगों के कर्तव्य या फिर लोगों के विकास के अनुसार ना चले, देश के विकास के अनुसार ना चले, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दे, तो उस स्थिति में सैन्य शासन व्यवस्था लागू हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स आपका संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था। यह आपका पांचवा पॉइंट है, संसदीय और व्यवस्था। अब उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आ जाता है फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 5 में है यानी कि संसद और अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होता है। जैसे कि आपको भी पता है कि संसदीय क्या होता है, संसद क्या है, यानी कि संसद जिसके द्वारा हमारे बोल सकते हो कि हमारे कानून व्यवस्था या फिर बोल सकते नीति व्यवस्था, या फिर संसद की बात कर लीजिए, हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका का जिक्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो हमारा संसदीय व्यवस्था कहलाता है। अब उसके बाद अध्यक्षीय व्यवस्था, तो इन दोनों के बीच में देखोगे अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष, इसमें क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। जैसे कि आपको प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बना दिया है कि हाँ वो देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या है, किसी एक व्यक्ति का या फिर एक शासन व्यवस्था का अधिकार हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। लेकिन संसदीय व्यवस्था में आपको देखा जाता है पार्टी व्यवस्था, पार्टी का या फिर बोल सकते हो पार्टी का एक हस्तक्षेप होता है, पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, और पार्टी के द्वारा ही निर्माण किया जाता है सरकार व्यवस्था का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शक्तियों का थोड़ा बंटवारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का समावेश एक जगह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है शक्तियां। उस स्थिति में हम अध्यक्षीय व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें आपको देखा जाता है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन के हमारे सामने आता है, संसदीय व्यवस्था में आपका ये देखने को मिलता है कि संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखा जाता है एग्जाम में। तो फिर फ्रेंड्स अब आ जाता है उसके बाद हमारी राजनीतिक दल और दल व्यवस्था। आपका चैप्टर नंबर 6 है
राजनीतिक दल और दल व्यवस्था, दल और दल व्यवस्था। फ्रेंड्स इसके बाद बात कर ली जाए कि राजनीतिक दल और दल व्यवस्था क्या है, यानी कि राजनीति जो की जाती है वो एक दल के अनुसार की जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बोल सकते हैं बीजेपी सरकार है, तो उसमें किस प्रकार के अनेक प्रकार के दल हैं, दल या फिर दल व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, एक दल ही मिलकर राजनीति व्यवस्था का निर्माण करती है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक जो दल होता है ना, राजनीतिक दल होता है, पूर्ण रूप से ये देखा जाता है कि वो पूरे देश के लिए या फिर अनेक, यानी कि बोल सकते हो कि अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक जनसंख्या को प्रभावित करता है। लेकिन जो दल व्यवस्था होता है किसी सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है, यानी कि लिमिटेड क्षेत्र जो होते हैं, लिमिटेड एरिया को ये कवर करता है। लेकिन जो ये है वो बोल सकते हो कि एक बड़े पैमाने क्षेत्र पर कवर करता है। तो आप इसमें ये पढ़ोगे कि दल व्यवस्था क्या होती है। दल व्यवस्था का मतलब होता है जब पार्टियों का समावेश मिला के हम एक दल का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स की एक क्लास होता है, क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो वो भी एक दल के रूप में है। ठीक है, लेकिन एक स्कूल होता है, वो बोल सकते हो राजनीतिक दल हो गया। ठीक है, लेकिन जो दल व्यवस्था एक कक्षा होगी। ठीक है, तो स्कूल के बारे में बात कर लीजिए तो स्कूल बड़े पैमाने पे देखा जाता है, बड़े जनसंख्या में देखा जाता है। लेकिन जो दल व्यवस्था है वो छोटे पैमाने एक कक्षा के रूप में देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 7 था फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है आपका जो देखने को मिलता है संघीय और एकात्मक व्यवस्था, यानी कि चैप्टर नंबर 6 मैंने स्किप हो गया था गलती से, बाय मिस्टेक। तो चैप्टर नंबर 6 की बात कर लीजिए, ये 7वां चैप्टर था, संघीय संघीय और एकात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था है। यानी कि संघीय और एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यानी कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। जैसे कि बोल दिया जाए, संघीय व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है एक संघ से है। ठीक है, पर्टिकुलर एक संघ या फिर ग्रुप से है, जिसको हम देखते हैं वो संघ के रूप में कार्य करता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे देखा जाए कि कोई भी राजनीति व्यवस्था जो चलाया जाए एक संघ के रूप में चलाया जाता है, गुट बना के चलाया जाता है, तो वो संघीय व्यवस्था कहा जाता है। एकात्मक व्यवस्था ये बोला जाता है कि जहाँ पे एक ही सरकार हो, एक ही व्यवस्था हो, एक ही प्रकार की राजनीति शासन व्यवस्था हो, वो एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। और संघीय व्यवस्था का मतलब हमारे संघ से है। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 6 में ये देखोगे कि चैप्टर नंबर 6 का आपका संघीय और एकात्मक व्यवस्था से हमारा अभिप्राय ये हो जाता है कि जहाँ पे संघ की बात की जाए और एकात्मक की बात की जाए तो उन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आप इसमें इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा आ जाता है 8वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 की बात कर ली जाए, दबाव समूह। चैप्टर नंबर 8 की बात कर लीजिए तो दबाव समूह, यानी कि प्रेशर ग्रुप भी बोल सकते हो, प्रेशराइज भी बोल सकते हो। तो इसमें आ जाता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी व्यवस्था को लेकर, यानी कि राजनीति पार्टी या फिर सरकार पर दबाव डालते हैं, वो हमारे जिनके द्वारा दबाव डाला जा रहा है वो दबाव समूह कहलाते हैं। तो आप इसमें पढ़ोगे कि किन रूप में दबाव की स्थिति पैदा होती है। जैसे कि मान ली जाए अभी अग्निपथ का जो व्यवस्था या फिर बोल सकते हो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, तो वो भी एक दबाव समूह था। समूह इसलिए बोलेंगे फ्रेंड्स कि वहां पे पर्टिकुलर एक इंसान नहीं था, वहां पे इकट्ठे एक बोल सकते हो समूह के रूप में लोग इकट्ठे हुए थे। तो वो किस लिए व्यवस्था पैदा हुई, दबाव डालने की व्यवस्था की क्यों पैदा हुई, उसे ही हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे फ्रेंड्स की दबाव समूह होते क्या है। तो फ्रेंड्स अपने इस वीडियो के पार्ट में हम चैप्टर नंबर 8 तक ही डिफाइन करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 9 से लेके 13 तक एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। और आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।